अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत कॉमन सवाल है और बहुत से मर्द इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। आलमोस्ट पाकिस्तान के सारे ही मर्द इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और सवाल बहुत कॉमन है कि क्या वयाग्रा या सियालिस या लिविट्रा ये गोलियां यानी कि हम बिस्ती से जो पहले खाते हैं गोलियां, ये दिल के लिए या गुर्दे के लिए या जिगर के लिए सेफ़ हैं कि नहीं है। तो आज मैं इसका तफसीली और साइंटिफिक तरीके से ऐसा जवाब दूंगा कि आपको तसल्ली भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी कि कब ये आपने इस्तेमाल करनी है और कब ये इस्तेमाल नहीं करनी। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये मेडिसिन्स, इनका जो सॉल्ट है वो कौन कौन से सॉल्ट हैं और उसकी डोज़ क्या है और किस मेडिसिन का क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो ये जितनी भी मेडिसिन्स हैं इसको फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स कहते हैं। जो इरेक्शन का प्रोसेस है वो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे के साथ होता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये रिलीज़ होती है एंडोथेलियल सेल्स से जो कॉर्पस कैवर्नोसा में होते हैं, यानी कि जो नफ्स के अंदर जो शरियानें होती हैं खून की, उनके अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है और उसके अंदर जो नसें होती हैं उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। और ये साइक्लिक जीएमपी जो है ना, इसको मॉड्यूलेटेड ये सारा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है कि उसके अंदर जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है वो साइक्लिक जीएमपी है। तो ये साइक्लिक जीएमपी नफ्स के अंदर सस्टेन रहे, इसकी मिकदार बरकरार रहे, इसके लिए फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ये एक एंजाइम है फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 जो कि साइक्लिक जीएमपी को तोड़ देगा। तो इसको इनहिबिट किया जाता है, ये पूरा नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे है। रिजल्ट इसका क्या होता है कि नफ्स के अंदर जो मौजूद शरियानें हैं वो खुल जाती हैं, उनके अंदर ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इरेक्शन हो जाती है। यहीं पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि पीनस के अंदर कोई पट्ठा मौजूद नहीं है। जो लोग भी ये कहते हैं कि नफ्स के पट्ठे कमज़ोर हो गए, यह जहालत की बात है। नफ्स के अंदर कोई पट्ठा मौजूद है ही नहीं सिरे से। उसके अंदर 2 सिलेंडर्स होते हैं, उनको कॉर्पस कैवर्नोसा कहते हैं। और जो कॉर्पस कैवर्नोसा ही बेसिकली खून के गुच्छे हैं और इसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है। इसकी सिंपल मिसाल आप ऐसे लें कि जैसे एक गुब्बारा होता है, जो लंबे वाले गुब्बारे होते हैं, कि जब वो फुलाए हुए नहीं होते, कैसे वो पतले से, छोटे से और ढीले से होते हैं, और जब वो आप उसके अंदर हवा भरते हो और फुलाते हो तो वो कैसे लंबे और मोटे और सख्त हो जाते हैं। तो यही प्रोसेस इरेक्शन का है कि पीनस के अंदर हाई प्रेशर के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ ब्लड फ्लो करता है जिसकी वजह से इरेक्शन आती है। इसमें कोई ऐसा पट्टा नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सख्त होता है तो इसके अंदर इरेक्शन आती है। तो सारी ये जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, सारी जो इरेक्शन की गेम है, ये ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ब्लड फ्लो की स्पीड बड़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो ये जितने भी ड्रग्स होती हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स, ये खून की रफ्तार बहुत ज़्यादा कर देते हैं पीनस के अंदर। जो इसकी शरियानें हैं इनको खोल देते हैं ताकि खून ज़्यादा मिकदार में और ज़्यादा रफ्तार के साथ न उसके अंदर जमा हो सके। इसके अलावा एक वीनो ओक्लूसिव मैकेनिज़्म भी होता है कि जो खून अंदर आ रहा है वो जब तक आपको इरेक्शन है, जब तक आपको होशियारी है, सिंपल वर्ड्स में है, जब तक आप उस फेज़ में हैं, वो उसको पीनस से निकलने नहीं देता। इसको वीनो ओक्लूसिव मैकेनिज़्म कहते हैं। तो यूजुअली आमतौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन्हीं 2 लेवल्स पे होता है, या फिर आर्टीरियल इंसफिशिएंसी होती है या फिर वीनो ओक्लूसिव मैकेनिज़्म होता है। इसके अलावा एंडोथेलियल इंसफिशिएंसी भी हो सकती है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, वो भी इसकी कॉजेज़ हैं। उसको अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा बहुत ज़्यादा। आज जो टॉपिक है हमारा, मैं उस टॉपिक तक रहना चाह रहा हूँ कि जो ये ड्रग्स हैं, वियाग्रा जिसको सिल्डेनाफिल कहते हैं, सियालिस जिसमें टडेलाफिल है, या लिविट्रा जिसमें वार्डेनाफिल है, जो आमतौर पे सेक्स से 60 मिनट पहले या 90 मिनट पहले ली जाती है। तो क्या ये गुर्दे, जिगर और दिल के लिए सेफ़ हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं वियाग्रा के ऊपर। वियाग्रा के अंदर जो सॉल्ट है वो सिल्डेनाफिल है। 100 mg आमतौर पे यूज़ किया जाता है। अगर कुछ लोगों में बिल्कुल थोड़ा सा मसला है तो उनके अंदर 50 mg यूज़ कर लेते हैं। अगर कुछ को ज़्यादा मसला है तो उनको 120 mg या 150 mg भी यूज़ कर लेते हैं। तो सिल्डेनाफिल जो सॉल्ट है वो सबसे बुरा है अपने साइड इफ़ेक्ट्स के लिहाज से। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये सर में दर्द करता है, मुंह इस तरह लाल टमाटर की तरह हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशंस होती हैं और मैदे के अंदर जलन शुरू हो जाती है। तो इंसान ऐसा घबराहट की हालत में आ जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी वजह से ना घबराहट की हालत तारी हो जाती है। तो इंसान ये समझता है कि शायद इसके दिल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या इससे कोई फालिज का अटैक होने का ख़तरा है, या बीपी हाई हो गया, बहुत ज़्यादा बीपी शूट हो गया, इस तरह की फीलिंग आती है लोगों को। तो बेसिकली इस तरह का कोई इसका ऐसा असर नहीं है। बेसिकली इन ड्रग से बीपी लो होता है, इतना ज़्यादा हाई शूट नहीं होता। तो इससे फिर लोग घबरा जाते हैं। फिर वो घबराहट की वजह से अगर हाई हो जाए, शूट हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज़ ये इन ड्रग से बताते खुद ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, ब्लड प्रेशर शूट नहीं करता। अलबत्ता इस तरह की सिल्डेनाफिल सबसे बुरी ड्रग है जिसको वियाग्रा के नाम से आती है। सिल्डेनाफिल हेडेक भी करती है, टैकीकार्डिया भी करती है, फ्लशिंग भी करती है, और ये जो मैदे के अंदर जलन होती है
एसिडिटी होती है, इसको भी बहुत ज़्यादा करती है। तो सिल्डेनाफिल के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, लेकिन इन साइड इफ़ेक्ट्स के साथ भी ये गुर्दे फेल नहीं कराती, ये जिगर को ख़राब नहीं करती और ये दिल को नुकसान नहीं पहुंचाती। सिल्डेनाफिल सबसे पहली वो ड्रग है जिसको फास्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स में क्लिनिकली अप्रूव हुई है, FDA अप्रूव्ड हुई है, और उसके कई सालों बाद फिर दूसरी ड्रग्स आई हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे कॉमनली अवेलेबल, सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ओवर द काउंटर ड्रग सिल्डेनाफिल ही है। किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, वो दो ही क्लासिफिकेशंस हैं, वो जो दिल के मरीज़ हैं और वो जो एक सॉल्ट है अल्फ़ा ब्लॉकर, उसके बारे में बताऊंगा। जो अल्फ़ा ब्लॉकर दवाई ले रहे हैं उनको भी ये नहीं लेनी चाहिए। अब मैं इसको डिटेल में बताता हूँ कि जो फास्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स हैं, ये बेसिकली जब ये रिसर्च इनके ऊपर हो रही थी तो ये दिल की दवाइयों के बतौर इनके ऊपर रिसर्च हो रही थी कि अंजाइना के लिए, यानी कि जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, चेस्ट पेन होती है, उनके खून की शरियानें बंद होती हैं, उनके लिए ड्रग्स ईजाद करने की कोशिश की जा रही थी। तो ये बेसिकली जब इसके ऊपर रिसर्च हो रही थी तो ये एज अ कार्डियक ड्रग इनके ऊपर रिसर्च हो रही थी कि ये कोई दिल की दवाई बनाई जाए। लेकिन जब ये दिल के मरीजों को दी गई तो उन्होंने देखा कि ये दिल पे तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ये इरेक्शन में ज़्यादा इसका इफेक्ट है। तो फिर इसको इरेक्शन की ड्रग्स के अंदर सख्ती लाने के लिए, या टाइमिंग की गलत, जो लोग इसको टाइमिंग की मेडिसिन कहते हैं वो गलत कहते हैं। ये टाइमिंग नहीं बढ़ाती, ये टाइमिंग की दवाई है ही नहीं, ये सिर्फ इरेक्शन की दवाई है। तो इरेक्शन बेहतर हो जाती है इससे। तो सबसे पहले यही ड्रग डिस्कवर हुई है सिल्डेनाफिल 100 mg। अब जिसको कम मसला है उसको 50 mg दे देते हैं, जिसको ज़्यादा मसला है 120 या 150 mg रेयर केसेस में उनको भी दी जा सकती है। तो हार्ट के लिए बहरहाल ये बेनिफिशियल है आम सूरत हाल में। किन लोगों को नहीं देनी, वो लोग जो दिल के मरीज़ हैं। अब इसमें भी दो किस्म के लोग हैं, एक वो दिल के लोग हैं जो दिल के मरीज़ हैं, इनको चेस्ट पेन है, एंजाइना है, और वो दो मंजिला सीढ़ियाँ, यानी कि 2 मंजिला सीढ़ियाँ 2 बार ऊपर नीचे नहीं जा सकते, यानी कि 2 स्टेप्स के जो है ना, 2 पेयर्स ऑफ स्टेप्स वो ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकते। वो ऊपर नीचे चढ़ेंगे उनको दिल की अंजाइना की पेन स्टार्ट हो जाती है, दिल की दर्द स्टार्ट हो जाती है। यानी कि 2 मंजिला सीढ़ी हैं, आप एक बार गए हैं ऊपर, फिर नीचे आए हैं, फिर एक बार गए हैं ऊपर, फिर नीचे आए हैं, तेज तेज, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, तेज 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 तेज, गए हैं नीचे आए, गए हैं नीचे आए, और आपको दिल की दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आपने दवाइयाँ नहीं लेनी। दूसरे वो लोग हैं जो नाइट्रेट्स ले रहे हैं। कुछ लोग जो हार्ट फेलियर के हैं, अंजाइना के पेशेंट्स हैं, उनको एक ड्रग दी जा रही होती है नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स अपने डॉक्टर से आपने कंसल्ट कर लेना है। वो लोग जो दिल की दवाई ले रहे हैं कि क्या हमारी दवाई में नाइट्रेट्स हैं कि नहीं हैं। अगर नाइट्रेट्स हैं तो फिर आपने ये दवाई नाइट्रेट के साथ कंबाइन करके बिल्कुल नहीं लेनी, वरना आपको बहुत ज़्यादा बीपी आपका लो हो जाएगा और उससे फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तीसरी वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको भी रिसेंट MI हुआ है, जिनको अभी कुछ अर्सा पहले ही मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, दिल का अटैक हुआ है, मेजर अटैक हुआ है, फिर उनकी एंजियोग्राफी हुई है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उन लोगों को वैसे भी 6 महीने तक हम बिस्तरी से परहेज़ करना चाहिए, सेक्स से परहेज़ करना चाहिए, बजाय इसके कि ये दवाइयाँ लें। अदरवाइज दीज मेडिसिन आर एब्सोल्युटली सेफ। गुर्दों पे इनका कोई असर नहीं है, हत्ता कि जिन लोगों के गुर्दे ट्रांसप्लांट हो चुके हुए हैं वो भी बड़ी आराम से ये दवाई ले सकते हैं डॉक्टर की गाइडेंस के मुताबिक, कोई इफेक्ट नहीं होता। सबसे ज़्यादा जिन लोगों में गुर्दे की एहतियात होती है वो लोग होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट हुआ होता है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ होता है। तो मैं अपने पेशेंट्स में, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में भी ये मेडिसिन देता हूँ, उनकी ज़रा डोज एडजस्ट करनी होती है, अदरवाइज ये सेफ़ हैं। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं जैसे गुर्दे डैमेज हो जाएंगे, गुर्दे हमारे ख़राब हो जाएंगे, बड़ा लोगों में खौफ होता है इस चीज़ का। तो बिल्कुल कोई गुर्दे डैमेज नहीं होते, कोई गुर्दे ख़राब नहीं होते, बल्कि ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में भी ये सेफ़ है। तो मैंने पहले कहा कि सबसे ज़्यादा जिन लोगों में एहतियात होती है किडनीज़ के रिलेटेड, किडनीज़ की मेडिसिन से रिलेटेड, कि जिससे कोई 1 या 2% भी हमें चांस होता है कि गुर्दे को इफेक्ट करेगी, तो हम वो नहीं देते। लेकिन ये ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में भी दे देते हैं, सेफ़ है और कोई ऐसा मसला नहीं होता ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में भी। तो अगर ट्रांसप्लांट के पेशेंट को दी जा सकती है तो एक आम पेशेंट को क्यों नहीं दी जा सकती। हाँ, वो पेशेंट जिसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, उसकी क्रिएटिनिन ज़्यादा हो चुकी है, उसके अंदर डोज एडजस्टमेंट की जाती है। इसकी डोज कम की जाती है, ज़्यादा तो नहीं की जाती, कम की जाती है, डोज एडजस्टमेंट की जाती है, ताकि बहुत ज़्यादा हाई डोज में फिर वो, क्योंकि किडनीज़ ने अक्सर मेडिसिन को पेशाब के रास्ते निकालना होता है, तो किडनीज़ के ऊपर इसलिए इसकी डोज एडजस्टमेंट की जाती है, ताकि किडनीज़ उसको क्रिएटिनिन क्लियरेंस से उसको मैच किया जाता है, ताकि किडनीज़ में कितनी सलाहियत है कि इसके मेटाबोलाइट्स को बॉडी से निकाल दे, ताकि बहुत देर तक बॉडी के अंदर सर्कुलेट ना करती रहे। तो ये चीज़ देखी जाती है। दूसरी ड्रग है जो है टडेलाफिल है।
टडेलाफिल आमतौर पे 5 mg डेली दे दी जाती है और 20 या 40 या 60 mg तक 90 मिनट्स पहले या 60 मिनट्स पहले एडवाइस कर दी जाती है। टडेलाफिल एक अच्छी ड्रग है, सेफ़ है, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं करती, बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया नहीं करती, बहुत ज़्यादा मैदे के अंदर जलन नहीं करती। इस तरह की घबराहट वाली और बिल्कुल मरने वाली फीलिंग्स जो हैं जो सिल्डेनाफिल से होती हैं वो टडेलाफिल से आमतौर पे नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को टडेलाफिल से भी थोड़े बहुत इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। नंबर तीसरे पे आती है वार्डेनाफिल। वार्डेनाफिल इन दोनों के दरमियान की कैटेगरी है कि ना सिल्डेनाफिल जैसी वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत करती है और ना ही वो टडेलाफिल की तरह बिल्कुल एक कम साइड इफ़ेक्ट्स वाली दवाई है। वार्डेनाफिल इन दोनों के दरमियान आती है और सबसे जो आज तक जो अच्छी फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स है वो यूडेनाफिल है। आमतौर पे ये अवेलेबल नहीं होती, अमेरिका और इंडिया और यूके इन कंट्रीज़ में अवेलेबल है, चाइना में भी अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में सिल्डेनाफिल और टडेलाफिल को अप्रूव कर दिया गया है, अब ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा जो है मज़ीद ये बताना चाहूँगा कि आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, बल्कि जो टडेलाफिल है इसका काफ़ी हद तक यूज़फुल इफेक्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, क्योंकि ये एंडोथेलियल फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, शरीयानों की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसके फंक्शन को ये इम्प्रूव करता है। तो ये बेनिफिशियल है, रादर दैन के जैसे लोग सोचते हैं इससे गुर्दे फेल हो जाएंगे, गुर्दे तबाह हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। गुर्दे नहीं फेल होंगे, गुर्दे नहीं तबाह होंगे, लेकिन आपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये दवाई इस्तेमाल करनी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 40, 45 या 50 से इससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, मर्द हज़रात जिनको पेशाब के मसले हैं और उनको डॉक्टर ने अल्फ़ा ब्लॉकर कोई मेडिसिन दी होती है, उसमें टेम्सुलोसिन आ जाती है, टेम्सोलिन के नाम से आती है, टेम्सोल के नाम से आती है, मैक्स फ्लो के नाम से आती है, मैक्स फ्लो डी के नाम से आती है, फ्लो श्योर के नाम से आती है, यूरी फ्लो के नाम से आती है, मतलब कि इसके मुख्तलिफ नाम है। तो ये बेसिकली ड्रग है जिसको कहते हैं टेम्सुलोसिन 0.4 mg, रात सोने से पहले लोग लेते हैं और ये प्रोस्टेट यानी कि मसाने के गदूद की मेडिसिन हैं, इससे पेशाब खुल के आता है। इस मेडिसिन को आपने इन मेडिसिन के साथ कंबाइन नहीं करना, यानी कि अगर कोई बंदा टेम्सोलिन ले रहा है तो उसको सिल्डेनाफिल के साथ, टडेलाफिल के साथ या वार्डेनाफिल के साथ कंबाइन नहीं करना, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं ये खुद पोस्चरल हाइपोटेंशन करती हैं, ये बीपी इंसान का गिराती हैं, कम करती हैं। तो फास्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स भी बीपी कम करते हैं, बीपी गिराते हैं, तो इससे बड़ी गंदी किस्म की पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है। पोस्चरल हाइपोटेंशन ये होती है कि इंसान लेटा हुआ है तो इतना मसला नहीं है, लेकिन जैसे वो खड़ा होने लगता है तो उसका बीपी एकदम ड्रॉप हो जाता है, तो इसको पोस्चरल हाइपोटेंशन करते हैं। तो फास्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स भी पोस्चरल हाइपोटेंशन करती हैं, लेकिन इसके साथ अगर उस बंदे ने टेम्सुलोसिन ले लिया तो उसको मजीद पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करेगा और चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहेगा। तो आपने बस ये ख्याल रखना है इन ड्रग्स की कम्बिनेशन नहीं लेनी, टेम्सुलोसिन के साथ यानी कि अल्फा ब्लॉकर के साथ इसको कंबाइन नहीं करना। नंबर 2 पे इसको आपने जो 2 स्टेप्स ऑफ स्टेज नहीं चढ़ सकता बंदा, उसको चेस्ट पेन शुरू हो जाती है और एंजाइना की दर्द शुरू हो जाती है, वो इस चीज़ को अवॉइड करे। नंबर 3 पे वो बंदा अवॉइड करे जो नाइट्रेट्स ले रहा है इसके साथ, अदरवाइज़ ये सेफ़ हैं। किडनी के पेशेंट्स में जिनके अंदर क्रिएटिनिन डीरेंज्ड है उसमें डोज एडजस्टमेंट चाहिए होगी, और वो लोग जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं वो भी इसको सेफली ले सकते हैं। ख़ास तौर पर टडेलाफिल 20 mg बिल्कुल सेफ़ है, 5 mg डेली डोज में ले सकते हैं, 20 mg 60 या 90 मिनट्स बिफोर इंटरकोर्स ले सकते हैं।